अब जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो क्या करना है? जम के पढ़ना है। क्या करना है? जम के पढ़ना है। और खूब पढ़ते थे। हमारे मोहल्ले के दोस्त लोग कहते थे कि आओ चलो खेलने चलना है, हम नहीं जाते थे। लोग बुलाते थे, ये करना है वो करना है, हम नहीं जाते थे कहीं। हम एक ही चीज़ जानते थे कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और इसी पढ़ाई के दौरान मेरे साथ ये हुआ कि उसके बाद हम कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू किए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे स्कूल लेवल का हो। हर कंपटीशन में गए, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कंपटीशन में हम गए हों और वहाँ से खाली हाथ आए हों। कहीं भी गए तो ट्रॉफी और मेडल जीत के आए, कभी भी हारे नहीं। ऐसा कोई फील्ड नहीं था जिस फील्ड में गए और ट्रॉफी लेके ना आए। चाहे वो स्पोर्ट्स का रहा हो, चाहे सिंगिंग का रहा हो, चाहे डांसिंग का रहा हो, चाहे पेंटिंग का रहा हो, चाहे डिबेट कंपटीशन रहा हो, चाहे निबंध लेखन प्रतियोगिता रहा हो। हर प्रतियोगिता में हिस्सा बढ़ चढ़ के लिए। स्कूल के सारे टीचर बहुत मानते थे, और उसी स्कूल से, जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उसी स्कूल से हमें एक दिन मिला बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड। सारे टीचर को लगता था कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, ये लड़का अपने जीवन में बहुत बड़ा करेगा। सारे लोगों को उम्मीद किससे हो गई थी? हमसे बड़ी उम्मीदें थी। सारे लोगों को लगता था कि ये लड़के से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, ये स्कूल का नाम रोशन करेगा, ये हमारे टीचरों का नाम रोशन करेगा। और ऐसी स्थिति में मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा था कि अब हमें, आप लोग थोड़ा बैठ जाइए क्योंकि बाकी लोग, सब लोग आप ही लोग को देख रहे हैं। उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। खेल में भी रहे, स्कूल लेवल पे खेल रहे थे, खेलते खेलते फिर ताइक्वांडो में एडमिशन लिए, और ताइक्वांडो में भी हम स्टेट लेवल के खिलाड़ी रहे। और उसमें भी बस ऐसे ही नहीं थे, उसमें भी कि मेडल और ट्रॉफी मेरे पास है, उसके भी सर्टिफिकेट मेरे पास है। यानी कि जब भी किसी चीज पे गए पूरे शिद्दत से वहां लगे और वहां से ट्रॉफी मेडल जीत के आए। और यही करते करते हम इंटर में आए। और एक लड़का जब 10+2 में पास होता है तो उसके गार्जियन लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और बढ़ कैसे जाती हैं? एक लड़का, हमारे यूपी बिहार का एक चलन है कि अगर इंटर में 10+2 में वो मैथ से पढ़ा है तो घर वाले उसको क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर। और अगर वो बायो से पढ़ा है तो डॉक्टर। हम मैथ बायो दोनों से थे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ऑप्शन था, हम ले लिए थे मैथ बायो दोनों। तो अब मेरे घर में क्या था? बैकग्राउंड था किस चीज़ का? डॉक्टर का। लेकिन पिताजी मेरे बोले कि तुम डॉक्टर नहीं करो, तुम इंजीनियरिंग करो। परिवार में हमारे इंजीनियर कोई नहीं है। भर दिए फॉर्म, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। काउंसलिंग हुई। 2004 की ये घटना है। काउंसलिंग में गए, वहाँ पर उस समय उतना हाईटेक वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी, आज से 20-25 साल पहले। हम देखे, अपना काउंसलिंग किए, कॉलेज मिला, लेटर मिला, लास्ट में सर्टिफिकेट जमा हो गया और बताया गया इतनी तारीख को वहाँ पहुँच जाना है। हम लोग गए, और जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे अपने अपने गार्जियन के साथ, हम भी गए थे। कोई बैकग्राउंड में कोई बताने वाला नहीं था कि क्या होता है, कितना फीस लगता है, क्या लगता है, ये सारी चीज़ें कोई बताने वाला नहीं था। पिताजी और हम लोग आपस में ही बात करके एक एस्टिमेट लेके गए थे कि 45 से 50 हज़ार रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 45 से 50 हज़ार। 45 से 50 हज़ार रुपये। और उतना ही पैसा की व्यवस्था करके पिताजी हमको लेके गए थे। और वहाँ जब गए तो कॉलेज में, जब वहाँ पे मैनेजमेंट वाले पूरा फीस जोड़ रहे थे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट फीस, सिक्योरिटी फीस, ये बहुत सारा फीस जोड़ के जो बिल पकड़ाया गया, वो पकड़ाया गया 1,25,000 रुपये का। अब हम लोग लेके कितना गए थे? 50 हज़ार। 1,25,000 का फी देखने के बाद मेरे पिताजी साइलेंट हुए, हम भी चुपचाप देख रहे थे। और देखने के बाद बाहर निकले गेट के, तो पिताजी हमें बोले कि ऐसा करो, तुम यहीं रुको, हम जा रहे हैं, बाकी पैसे का व्यवस्था करके हम आते हैं। अब मेरे दिमाग में ये आया कि ये जाएंगे और आएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने सब कुछ तो दिया था, साथ में एक इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने दिया था। वो तारीख था 29 जुलाई, और एक इंस्ट्रक्शन था कि ये पैसा आपको 31 जुलाई तक जमा कर देना है, तभी आपका बच्चा 1 अगस्त से क्लास करेगा। और अगर आप 1 अगस्त तक ये फीस नहीं जमा कर सकते हैं तो ये सीट किसी मैनेजमेंट कोटा वाले को दे दिया जाएगा। जो लोग उस तरफ जानते हैं मैनेजमेंट कोटा, सब लोग अच्छे से समझते होंगे। और हमें ये कंडीशन दे दिया गया। हम लगे सोचने कि 2 दिन के अंदर इतना पैसा ये कहाँ से लाएंगे। पिताजी बोल तो रहे थे कि तुम रुको और हम जा रहे व्यवस्था करके लाते हैं, लेकिन हम लगे सोचने कि नहीं, ये तो हो नहीं पाएगा। अगर किसी तरीके से ये हो भी गए तो मेरे पीछे 3 बहन हैं।
और वहाँ पर हमने सीधे कहा कि हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है। पिताजी बोले कि तो क्या करोगे? हम पूरे कॉन्फिडेंस से बोले कि यहाँ से चलेंगे, ग्रेजुएशन डालेंगे और आईएएस की तैयारी करेंगे और आईएएस निकाल भी लेंगे, क्योंकि बचपन से हम कभी फेल नहीं हुए थे, स्कूल ही नहीं, बाहर के किसी भी फील्ड में। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि विश्वास था, उन्होंने कहा ठीक है चलो। वापस आए, ग्रेजुएशन डाले, क्योंकि लेट हो चुका था इसलिए बाकी कोई कॉलेज में जगह नहीं था। बनारस में एक हरिचंद कॉलेज है, उसका जगह सीट बचा था। हम अपना साल खराब नहीं करना चाहते थे, हम तुरंत ग्रेजुएशन डाल दिए और हरिचंद कॉलेज में ग्रेजुएशन डाले और उसके बाद साथ में हम आईएएस की तैयारी करने लगे। फर्स्ट ईयर में आए और साथ में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया अपने खर्चा निकालने के लिए। 9 से लेकर 12 तक के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, जिस इंस्टीट्यूट में आज के डेट में 600 से ज़्यादा बच्चे हैं। कितने? 600 से ज़्यादा। 600 से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें, सीबीएसई बोर्ड के हैं अब तक। उसके बाद जब सेकेंड ईयर में आए तो फर्स्ट ईयर तक के बच्चों को पढ़ाने लगे, यानी कि 9 से लेके बीएससी फर्स्ट ईयर तक के बच्चों को हम पढ़ाते थे। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी टॉपर जब निकलता है तो उसी इंस्टीट्यूट से निकलता है। ये अलग बात है कि पिछले 15 सालों में उस इंस्टीट्यूट में हम नहीं पढ़ाए, लेकिन जब पढ़ाते थे ना उस समय उस इंस्टीट्यूट में, तब मेरे साथ क्या हुआ, एक चीज़ दिमाग में बैठ गया था कि कोई इधर उधर कुछ भी बोलेगा हमको सुनना, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि वापस से अपने परिवार को वो जिंदगी देना है और उसके लिए एक काम करना होगा, इधर उधर कुछ नहीं, कहीं नहीं दिमाग लगाना। और हम जानते हैं यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग इस बात को मानते होंगे कि मेरे जैसे और हमसे न जाने कितने बेहतर टैलेंटेड लड़के बाहर घूम रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पैसे की कमी की वजह से कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है, कोई इंजीनियर नहीं बन पाता है, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। सही है या नहीं? कई सारे टैलेंटेड बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन बस वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, उनका टैलेंट दब के रह जाता है। कई सारे लड़कों को हम देखे, एक लड़का हमको मिला, ग्रुप डी में नौकरी कर रहा था रेलवे में, उसको लाइन ड्यूटी मिला था। हमने उससे जब डिग्री पूछा तो वो एमटेक किया हुआ था। क्या किया था वो? एमटेक किया था, एमबीए कंप्लीट था उसका, और वो ग्रुप डी में लाइन ड्यूटी कर रहा था। ऐसे ऐसे न जाने, अरे उसका तो मान के चलिए रेलवे में लग गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मास्टर डिग्री लेके अभी तक नौकरी नहीं लगा है। समझ है या नहीं? और ऐसे न जाने कितने लड़के बाहर में हैं। और हमारे अंदर एक वो था कि हमको इधर उधर कहीं नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनना है और बनना है। मेरे साथ के जितने दोस्त थे वो सभी, जब भी कोई अधिकारी की गाड़ी जाती थी ना, सारे कहते थे आनंद देखो तुम्हारी गाड़ी आ रही है। जितने टीचर थे सारे टीचर, सबको ये था कि ये लड़का एक दिन बड़ा काम करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल बाउंड हो गए थे और सिर्फ एक जगह देख रहे थे, और वो थी मेरी पढ़ाई, मेरा करियर। इसके अलावा हम कहीं भी नहीं सोच रहे थे। हमने ताइक्वांडो इसीलिए छोड़ दिया था, उसमें भी रहे होते तो कम से कम नेशनल खेल लिए होते, लेकिन हाँ हमने इसलिए छोड़ा कि हमें सिर्फ आईएएस करना और इधर उधर कहीं नहीं सोचना। पढ़ाते थे इस कॉलेज कोचिंग में, उसी समय लोग लेके आए क्या, आरसीएम। और जब आरसीएम लेके आए तो मेरे दिमाग में था हमको कुछ सुनना, और ऊपर से ये आरसीएम फारसीएम दिमाग में तुरंत आया, अरे ये आरसीएम फारसीएम हम करेंगे, पता चला कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, पूरा करियर खराब हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और तभी हम जिस कोचिंग में पढ़ाते थे उसके ठीक कुछ ही दूर पे आरसीएम वालों की मीटिंग होती थी, और गर्मी के दिन में सब काला काला सूट और लाल टाई लगा के जाते थे। पहले आरसीएम में लाल रंग की डायरी आती थी, तो लेके सब दोपहर में चलते थे। तो हम ऊपर से देखते थे जब रोड से जाते हुए, तो हम सारे स्टूडेंट लोग को बुलाते थे, भाई इधर आओ, ये देखो सब आरसीएम फारसीएम कर रहे हैं, पता नहीं कौन इन लोग को समझा दिया है कि सब करोड़पति बनेंगे। तो हम भी हंसते थे और स्टूडेंट भी हंसते थे, और वहीं से हम आरसीएम का नाम रखे थे, क्या, आरसीएम। खूब मजाक उड़ाते थे। लोग आते थे बताने आरसीएम इसलिए करना चाहिए, हम लोगों को बताते थे कि आरसीएम क्यों नहीं करना चाहिए। कई लोगों का आरसीएम छुड़वाए हैं, कई लोगों का, सही बता रहे हैं। अभी पीछे होली के ठीक 2-4 दिन पहले की घटना है। हम सब्जी मार्केट में गए थे सब्जी लेने, और मेरा आदत है कहीं भी जाते कार से पहुंच जाते हैं। कार से गए सब्जी लेने,
और वहाँ पे एक आदमी स्कूटर आगे खड़ा किए थे, हम कार को पार्क करना चाह रहे थे, लेकिन वो आदमी बीचों बीच रोड पे खड़ा किया, हम पे बजा रहे हैं। बाद में वो आदमी हमको घूरा, मतलब पीछे पलटा और उसके बाद घूरा। जब घूरा ना तो हम समझ गए कि हमको आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद का मतलब समझते हैं ना? हाँ, जो भी समझ लीजिए। हम थोड़ा गाड़ी आगे किए, गाड़ी लगाए और उसके बाद निकल के आए। हम सोचे बात पुरानी हो गई है, चल के मिलते हैं। लेकिन हम उनके पास जा रहे हैं मुस्कुराते, वो घूरते हुए घूम गए। हमें लगा कि मामला गड़बड़ है, पास नहीं जाना चाहिए। पता वो कौन थे? वो वही थे जिनका हम आरसीएम छुड़वा दिए थे, क्योंकि वो उसी स्कूटर से 15 साल पहले हमको प्लान दिखाने आए थे। वो आज उसी स्कूटर पे चल रहे हैं और ये लड़का कार पे चल रहा है। ये बात उनको हजम नहीं लग रही है। ऐसे न जाने कितने लोगों का आरसीएम छुड़वाए हैं हम, और एकदम बाई हार्ट खुल के बोलते हैं, भैया क्षमा चाहिए, क्षमा कर दीजिएगा, हमको पता नहीं था पहले कि आरसीएम के बारे में क्या था। सुनने वाले नहीं थे, लेकिन हुआ था घटना मेरे साथ। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब थे ना, उनको कोई आरसीएम ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन करा के वो आए और पहली बार आरसीएम का प्लान देखे। और ध्यान से सुनिएगा कैसे हमको पहली बार प्लान दिखाया गया था। डायरेक्टर साहब आए, हम लोग 3 टीचर थे, तीनों को खड़ा कर दिए और अपना आरसीएम का किट, पहले 1500 का किट आता था, 3 पैंट 3 शर्ट उसमें होता था, वो रखे, चेन खोले और खोल के 3 पैंट 3 शर्ट अलग कर दिए। और वो बोलते क्या हैं, एक पैंट शर्ट आपको लेना है, एक पैंट शर्ट आपको लेना है, एक पैंट शर्ट आपको लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के टीचर। अब हम तीनों देख के यही सोचे, ये खुद फंस गया है, अब हम लोगों को किसी तरह कपड़ा अपना निकाल रहा है, यही दिमाग में आया। और सीधे कपड़े को छुए, और छू के हम ही बोले थे, पता क्या बोले थे? ऐसे कपड़ा छुए और हम बोले, ये फुटपाथ पे का कपड़ा आपको कौन दिया है? इतना बोलना था कि वो बेचारे एकदम हमारे तरफ बोले थे तो मेहरा गए। ठीक, और पूरा रख के बैग बंद करके, फुटपाथ का कपड़ा है, अरे आपको नहीं लग रहा है खराब हो जाएगा, इसको पहन लीजिएगा तो चुनचुनाने लगेगा, ऐसे बोलने लगे। अब वो बेचारे कपड़ा अपना बैग किए, उसके बाद बोलना बंद। 2-4 दिन, कुछ दिन बीता था, उसके बाद डायरेक्टर साहब आगे एक दिन फिर कह रहे हैं, ऐसा है आज शाम को आरसीएम की मीटिंग है, आप सारे टीचर्स को रहना है। हम लोग बोले ठीक। अब शाम हुई, मीटिंग होना था, हम बगल वाले क्लास में 2 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे थे। उधर उनके लीडर लोग आ गए और मीटिंग शुरू हो गई। वो दौड़े दौड़े आए क्लासरूम में, बोले सर चलिए मीटिंग शुरू हो गया। हम बोले आप चलिए, हम डाउट क्लियर करके आ रहे हैं लोग का। हम डाउट क्लियर नहीं कर रहे थे, उन दोनों को जबरदस्ती बैठाए थे। अब वो गए और उधर बगल वाले क्लासरूम में खूब तालियां बज रहा है, यस बज रहा है, खूब लोग चीख रहे हैं। हमको समझ में आ रहा था कि इस मामला अंदर कुछ, हम बोले नहीं। मीटिंग खत्म हुई, उनके सीनियर लोग गए, उसके बाद उस क्लासरूम में हम गए, और क्लासरूम में गए तो बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पर लिखा था बड़ा बड़ा, आरसीएम क्यों करे, यही लिखा हुआ था। और ये देखे, और देख के बाकी लोगों का चेहरा देखे तो सारे एकदम फुल चार्ज। और हम बोले अरे ये बताएगा क्या? तो बोले अरे हाँ एकदम, आरसीएम क्यों करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए आनंद जी, आप समझ नहीं रहे हैं, अब हम लोग भी करेंगे, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, ये खूब। हमको लगा ये सब बैठे एकदम फुल है। हम बोले एक सेकंड थोड़ा बैठिएगा, हम 2 सब बोल सकते हैं? तो सारे बोले हाँ हाँ बोलिए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सही किए, और सही क्या किए, यहाँ पर एक अक्षर लिखे। अब क्या हो गया, आरसीएम क्यों। उसके बाद हम शुरू हुए मीटिंग लेना, और मीटिंग खत्म हुआ 10 मिनट के अंदर। और 10 मिनट का रिजल्ट क्या रहा कि डायरेक्टर साहब के नीचे टोटल ज्वाइनिंग थी कितनी, 15 साल पहले कितनी ज्वाइनिंग थी, और आज भी 3 ही ज्वाइनिंग है, क्योंकि वो 3 के बाद वो 4, और ये 3 वो थे जो कोचिंग नहीं आते थे, ये इनके होम ट्यूशन वाले थे। अगर कोचिंग आते तो नील बटा सन्नाटा रिजल्ट आता उनका, कोई नहीं ज्वाइन करता। मतलब उस दिन जितने चार्ज लोग हुए थे उतना ही क्या हो गए, और एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। इतने निगेटिव थे।
निगेटिविटी होने का एक और कारण था कि वो अपने सीनियर अपलाइन से हमको मिलवाते थे। जैसे कई बार नहीं था, सर थोड़ा मिल लीजिए, तो अपने सीनियर अपलाइन से मिलवाए, बोले सर इनसे मिल लीजिए। उस आदमी को हम जानते थे जिससे मिलवाते थे, तो कहते थे इनसे मिल लीजिए। तो वो कैसे प्लान दिखाते थे, वो ऐसे करते थे। आनंद जी आप समझ नहीं रहे, आरसीएम को हल्के में ले रहे हैं। आरसीएम से लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। अब वो जैसे ही बोलते थे कि आरसीएम से जिंदगियां बदल जाती हैं, उस आदमी को नीचे से ऊपर देखते थे। हम सोचते थे साल भर से एक ही शर्ट पहन रहा है, इसका शर्ट तो बदला नहीं है कि मेरी जिंदगी बदलने की बात कर रहा है। और आरसीएम नहीं सुनते थे, घोर निगेटिव आरसीएम फारसीएम। और लोग आते थे समझाने, हम लोगों का लगे थे छुड़वाने। ऐसी स्थिति में आज हम आरसीएम को कैरियर बना लिए, आरसीएम को फुल टाइम कर रहे हैं। और 15 साल से बीएससी सेकंड ईयर का एग्जाम देने के बाद कॉलेज नहीं गए, इसी आरसीएम की वजह से। जानना चाहते हैं क्यों? जहां मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज घुसा हुआ था कि अब इधर उधर कहीं नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। अपने परिवार की चिंता हमेशा लगी रहती थी। अचानक से लड़का आरसीएम क्यों करने लगा? जिस आरसीएम को फारसीएम बोलता था जो लड़का, वो आरसीएम को शिद्दत से क्यों करने लगा? जानना चाहते हैं? इस आरसीएम के बारे में लोगों ने जो भी बताया वो तरीके से नहीं बताया। क्या किया? तरीके से नहीं बताया। कोई कपड़ा हमें दे दीजिएगा। अब आपको बताते हैं आरसीएम में क्या बताया गया है। जानना चाहते हैं सभी लोग? यही छोड़ दो, इसको थोड़ा सटा देंगे। नहीं पीछे छोड़ दो। नहीं बैठी कर लेंगे, हम कर लेंगे। चलिए छोड़ दीजिए, थैंक यू। आखिर में वो कौन सी चीज थी जो आरसीएम को हमें समझाया और हम आरसीएम में आ गए? बताएं आप लोगों को। देखिए आरसीएम को लेकर निगेटिव थे, लेकिन हर जगह ना दिमाग लगाते थे। और दिमाग जानते किस चीज का लगाते थे? पैसा कैसे बच जाए, क्या हो जाए। मेरा जो डायरेक्टर साहब थे ना, वो बोले एक दिन कि आनंद जी चलना है, थोड़ा मार्केटिंग करने चलिएगा। हम बोले हाँ चलिए। वो अक्सर ले जाते थे मार्केटिंग कराने। तो हम अपनी साइकिल निकाले, मेरे पास साइकिल हुआ करता था। साइकिल के आगे वाली डंडी को उनको बैठाए और पैडल मारते हुए ले गए। लगभग 2.5 किलोमीटर चलवाए हमसे, और ले जाके जहाँ साइकिल रोके वहाँ पे डायरेक्टर साहब उतरते ही सीना चौड़ा करके एक बोर्ड की तरफ दिखाए। और वो बोर्ड की तरफ दिखाए, हम भी बोर्ड की तरफ देखे। वो ऐसे बोले ये देखिए। जैसे हम देखे बोर्ड फटा हुआ था और उस पर लिखा था आरसीएम पिकअप सेंटर। और वो एकदम सीना चौड़ा करके कह रहे हैं देखिए यही है आरसीएम। अब पहले तो हम दुकान के देखे फटा हुआ बोर्ड, हम बोले यही है? कह रहे हाँ आइए। अब दुकान पे ले गए। दुकान कितनी बड़ी थी, ये दीवार जहाँ से शुरू हो रही है और ये जहाँ पैर रखे इतनी बड़ी थी, और पीछे इतना गहराई रहा होगा। इतना ही दूर का बड़ा दुकान था, इतना ही बड़ा। और उस दुकान को बड़े सीना चौड़ा करके वो तान के दिखाए, देखिए ये आरसीएम की दुकान। और उस आरसीएम की दुकान को जब वो दिखा रहे थे, खुशी में बोल रहे थे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था बताएं आपको? उस दुकान को देख के अंदर से एक आवाज आया, और वो आवाज था कि इतना सामान लेके एक टेम्पू में भर के किसी भी भाग जाएगा। पहली बार मेरे अंदर यही चला। वो तो कुछ और दिखाना चाह रहे थे, हम क्या देख रहे थे कि कभी भी भाग जाएगा। अब वो अपना खुशी में प्रोडक्ट लेने लगे, हम चुपचाप मुंह बना के खड़े थे। और तभी अचानक काउंटर पे एक साबुन रखा था जिसको हम उठाए और चेक किए। हम भारतीय लोग साबुन कैसे चेक करते हैं? सूंघ के। हम लोग का लेबोरेटरी कहाँ है? यही है। कपड़ा को चेक करने का हम लोगों के पास सेंसर यहाँ है, और साबुन को चेक करने का हम भी अपने लेबोरेटरी में लगाए और खींचे खूब तेज से। और जैसे ही खींचे, अंदर से जेहन से आवाज आया सिंथॉल। क्या आया? और सिंथॉल आते ही हम बोले ये तो सिंथॉल की तरह लग रहा है। वो बोले सिंथॉल की तरह नहीं, सिंथॉल से अच्छा है। तो हमें लगा आरसीएम वाले तो बोलबे करेंगे। हम पूछे कितने का है? उन्होंने कहा 16 रुपए का। नहीं, वो अपने साबुन का, जो आरसीएम का साबुन था उसको उन्होंने कहा 10 रुपए का। कितने का बोला उन्होंने? 10 रुपए का। उस समय सिंथॉल साबुन आता था 16 का। उन्होंने कहा 10 रुपए का।
जेंटल लाइन नाम था उसका। आरसीएम के साबुन का नाम क्या था? जेंटल लाइन। उन्होंने कहा 10 रुपए का। मेरे दिमाग में अरे सिंथॉल तो 16 का आता है। आज से 15 साल पहले हम घटाए 6 रुपए का अंतर। कितने का अंतर? हमें ये अंतर समझ में आया, क्लिक किया। और अंतर इसलिए समझ में आया कि पहले मुगल सराय से बनारस कैंट तक जाने के लिए महानगरी बस चलती थी, और उस महानगरी बस से हम लोग कॉलेज जाते थे, राजघाट पुल पर उतरते थे, और राजघाट पुल से नीचे उतर के काशी स्टेशन से मैदानी चौराहा जाने के लिए तांगा चलता था, और वो तांगा वाला लेता था 3 रुपया। कितना? 3 रुपया। और हम 3 दोस्त थे, हम तीनों काशी स्टेशन से मैदानी पैदल जाते थे 3 रुपया बचाने के लिए। अब जो लड़का 3 रुपया बचाने के लिए उतना किलोमीटर पैदल जाता हो, उसको 6 रुपया ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? होगा कि नहीं होगा? हमें लगा कि तो बच रहा है 6 रुपया। और दूसरी चीज, महीने में एक ही साबुन नहीं लगता है, कम से कम 5 साबुन लगेगा तो कितना हो गया? 30। अच्छा आप बताइए, आप लोग हर महीने नहाते हैं? जो नहीं बोल रहे वो हर महीने नहाते हैं? हर साल नहाते हैं? अगर एक महीने में 30 बच रहा है तो 12 महीने नहाएंगे तो कितना हो गया? और अगर एक आदमी को देखा जाए छठी से नहाना शुरू करता है, छठी वाले दिन नहाना शुरू कर देता है, अब मरने के बाद भी नहा के जाता है कि नहीं है? बिना नहाए जाता नहीं है। यानी कि नहाना एक ऐसा चीज है जो छठी से शुरू करके मरने के बाद भी होता है। तो आदमी अगर 60 साल जी गया तो कुल कितना पैसा हुआ? 21,000। किस चीज से? नहा के। किससे हुआ? नहाने से। अब कल सुबह होगा, सुबह होगा, उसमें भी शंका आप लोगों को है। अरे कल सुबह होगा ना? तो कल जब सुबह होगा, नहाने जाइएगा तो नहाते समय अपने हाथ में जो साबुन होगा उससे पूछिएगा कि ये जो साबुन हम लगाने जा रहे हैं ये पैसा लाने वाला है या पैसा ले जाने वाला है? पूछेंगे अपने से। और अगर जवाब आए कि ये पैसा ले जाने वाला है तो उस साबुन से नहाना चाहिए? छोड़ देना चाहिए ना? उस साबुन के नहाइए जो पैसा लेके आए। अच्छा, नहाने के बाद क्या करते हैं? जो करते हैं उसको हाथ में लीजिएगा, पूछिएगा पैसा जाने वाला है या पैसा। उसके बाद भगवान जी के पास आइएगा, ओम जय जगदीश हरे बोलिएगा। अब ये पूछिएगा ये हरे हरे जाने वाला है या हरे हरे? हरे हरे आने वाले से नहाना चाहिए यार? बताइए किसे नहाना चाहिए? उसके बाद महिलाएं हैं, किचन में जाती है, नाश्ता बनाए चाहे कुछ भी बनाए, कढ़ाई रखते, सबसे पहले क्या डालती है इसमें? अब तेल जब डालिएगा ना तो अपने आप से पूछिएगा कि पैसा जाने वाला है या पैसा, तब से तेल सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कपड़ा पहनिए तो अपने आप से पूछिए पैसा जाने वाला है या पैसा, कपड़ा सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक लोग अगर अपने सामान को चेक करना शुरू कर दें कि ये पैसा जाने वाला है या पैसा आने वाला है, 100% प्रोडक्ट यूज वहीं से शुरू हो जाएगा। हमने यहाँ से शुरू किया, बोले ठीक है, कैसा लगा? हम बोले बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा, प्रोडक्ट यूज़ किए, बहुत बढ़िया लगा, क्वालिटी भी अच्छा था। क्वालिटी इसलिए अच्छा था कि ठंडे के दिन में साबुन को लगाए, और साबुन लगाने के बाद जैसे भाई लोग बोले कि तेल लगाते हैं, तो आरसीएम के साबुन लगाने के बाद नहीं लगाना पड़ा, रूखा नहीं हो रहा था। ये अच्छा चीज़ दिखाई दिया था पहली बार, और हम बोले ठीक है, अब अच्छा लगा। तो बोला क्या करोगे? हम बोले ज्वाइन करेंगे। और मेरा दोस्त इतना खुश, तुरंत पूछा कब? हम बोले शनिवार। कब? शनिवार का दिन दे दिए। वो बोला ठीक। शनिवार का दिन आया, लेकिन मेरा दोस्त नहीं आया। रविवार हो गया, सोमवार हो गया। सोमवार के दिन मेरे दोस्त का फोन आया, वही डायरेक्टर साहब, वो बचपन के मित्र हैं मेरे। वो फोन किए, फोन करके बोले अरे शनिवार को जुड़ने के लिए बोले थे, क्या हुआ? हम बोले वो शनिवार को ना बोले थे, आज तो सोमवार है। तो बोले तब? हम बोले अगले शनिवार को। वो बोले ठीक है। अगले शनिवार को फिर वो भूल गए। अब क्या हुआ? शनिवार पे शनिवार, शनिवार पे शनिवार, शनिवार पे शनिवार, लेकिन मेरा शनिवार 8-9 महीने बीत गए, वो भी भूल गए फॉलो करना।
और हम क्या थे, हम भी भूल गए। लगभग 8-9 महीने बाद एक मेडिकल स्टोर पे दवा ले रहे थे और वहीं पे एक सज्जन पुरुष आते हैं, एकदम स्टाइल में मेरे बगल में खड़े हो जाते हैं और हमसे पूछते हैं आरसीएम जानते हैं? क्या पूछा उन्होंने? आरसीएम जानते हैं। जैसे उन्होंने कहा आरसीएम जानते हैं तो आरसीएम तो देखे थे, पिकअप सेंटर देखे थे, प्रोडक्ट यूज किए थे, अपलाइन लोगों से मिले हुए थे, हमको सेमिनार भी दिखाया गया था, सब कराया गया था। हम बोले हाँ आरसीएम जानते हैं। उन्होंने कहा जुड़िएगा, तो शनिवार का इंतजार तो हम कर ही रहे थे। हम बोले हाँ आज नहीं तो कल तो जरूर जुड़ेंगे। उन्होंने कहा अगर जुड़ जाइएगा तो क्या करिएगा? अब बचपन से कभी तो हारे नहीं थे, अंदर से आवाज निकला और पूरे कॉन्फिडेंस से बोले अगर आपके आरसीएम में हम जुड़ गए तो उसमें जितना लेवल आप लोग बताते हैं सब लेवल अचीव कर लेंगे। आप हमें बताइए, बाहर का पहला आदमी जो आरसीएम नहीं जुड़ा हो कभी ऐसा बोलता है? लेकिन ऐसा पका पकाया आम किसी को मिलेगा तो क्या करेगा? उनको लगा पहली बार ऐसे कोई बोल रहा है कि जुड़ जाएंगे और लेवल अचीव करेंगे। तुरंत पूछे पिताजी का नाम, हमने पिताजी का नाम बताया, वो पिताजी के परिचित निकल गए। वो बोले ठीक है। हम इधर से घर गए, 2 घंटे बाद वो आदमी मेरे घर में प्रस्तुत हो गए। और घर आने के बाद क्या शुरू वही, अरे 2 घंटा दिमाग एकदम चाट गए थे। पहली बार जब आता आदमी ये 2 घंटा बताता है तो क्या लगता है अंदर, अरे यार क्या बता रहे हैं। और 2 घंटे के बाद किसी तरह वो गए और जब चले गए तो हम लोग बोले चलो गया। रात को 8 बजे फिर वो आए और फिर आए और फिर 2 घंटा और 2 घंटा खूब ये वो दिस दैट कंपनी, वो ऐसे वैसे फलाने बैंक में है तो वो ये है तो वो है, खूब बताए। 2 घंटे तक हम लोग यही सोच रहे थे आदमी कब निकले, कब जाए तो हम लोग भोजन करें। अब वो गए तो हम लोग राहत की सांस लिए और राहत की सांस लेके हम लोग सोए थे और सुबह 6:30 बजे हम लोग का गेट कोई पीट रहा था। बाहर जाके बरामदे में झांके कि कौन है, देखे वही आदमी। हम दौड़ के वापस आए, बोले पापा वो देखे फिर आया है। तो बोले कौन? हम बोले अरे वही आरसीएम वाला है। तो बोले बुलाओ उसको। गेट खोले, आए, घुसड़ी से चढ़ते हुए पहले स्टाइल में बोल रहे हैं हम सोचे कि आज का चाय आप ही लोगों के साथ पिए। कसम बताएं अंदर से तो कैसा लगा था, लेकिन बोले आइए अच्छा, बैठाए उनको, चाय पिए और चाय पीते पीते फिर आपसे समझाए। और उसके बाद जैसे ही वो गए मेरे पिताजी बोले जुड़ जाओ नहीं तो इस सुबह दोपहर शाम ऐसे ही आता रहेगा। और आपको पता है उसी दिन मेरा शनिवार आ गया, उसी दिन शनिवार आ गया, मतलब मेरी जर्नी हो गई। उस समय हमें समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन 15 साल बिताने के बाद इस बिजनेस में एलडीपी, डीटीडब्ल्यू वर्कशॉप सब अटेंड करने के बाद, ढेर सारी किताबों को पढ़ने के बाद, कई बार गिरने और उठने के बाद एक बात समझ में आया कि यहाँ पर मेरे साथ एक चीज हुआ था और वो था इस बिजनेस का एक एजुकेशन। और वो क्या था? फॉलोअप। क्योंकि लोग गलती क्या करते हैं, लोग लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोग लोगों को अपलाइन से मिलवाते हैं, लोग लोगों को सेमिनार में ले जाते हैं, लोग लोगों को प्रोडक्ट यूज कराते हैं, लोग लोगों को पिकअप सेंटर तक ले जाते हैं। बस एक गलती करते हैं, फॉलोअप नहीं करते। मेरा दोस्त बचपन से साथ पड़ा था, वो सारा काम किया, बस एक काम नहीं किया। क्या? आज इस मीटिंग में भी बहुत सारे लोग आए होंगे, उनको लोग पकड़ पकड़ के लेके आए होंगे। बाहर निकल के पूछेंगे कब, वो बोलेंगे शनिवार के दिन। अच्छा आप लोग को होता है कि नहीं होता है? कई लोग बोलते हैं नवरात्रि बाद जुड़ेंगे, कोई कहता है ईद बाद जुड़ेंगे, कोई कहता है होली बाद जुड़ेंगे, कोई कहता है 1 तारीख को जुड़ेंगे। ऐसा आता है कि नहीं आता? हम भी वही शनिवार वाले थे। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? फॉलोअप स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉलोअप स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त का फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से नुकसान कितने का हुआ। आज जिस लेवल पे है, स्टार एम्प्लॉयड के लेवल पे जाने के लिए एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 1 महीने में 1 करोड़ पीवी का बिजनेस करना होता है। कितना बिजनेस? 1 करोड़। 1 करोड़ का। अगर डीपी में बदले तो 2 करोड़ होता है। यानी कि सीधा सीधा कितने का नुकसान हो गया? 1 करोड़ पीवी का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? आपको फॉलोअप कैसा करना चाहिए?
हल्के फुल्के से या स्ट्रॉन्ग से? अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो गुस्सा होगा, लेकिन गुस्से में भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। क्योंकि अगर वो जुड़ गया तो आपको 1 करोड़ महीने का टर्नओवर देगा, और अगर मिस कर गए तो वो 1 करोड़ किसी और को देगा। आपको खुद लेना है या दूसरे को देना है? यहाँ पे मेरी शुरुआत हुई, हम समझ गए फॉलो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला महीना आया आरसीएम का, और पहला महीना बीतने के बाद बहुत सारे संघर्ष भी आए, चैलेंज भी आए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहला महीना मेरा जो इनकम बना आरसीएम से वो बना 240 रुपया। कितना बना? 240 रुपये। और 240 देख के हम इतने खुश, इतने प्रसन्न, उसको प्रिंट निकलवाए हम कंप्यूटर पे जाके साइबर कैफे से, और लेके अपने मोहल्ले में घूम गए। चाची जी देखिए 240 रुपये आया है, मामी जी देखिए 240 आया है, पूरे मोहल्ले में। और लोग मुस्कुराते थे। देखिए कोई नॉर्मल मुस्कुराए तो चलता है, लेकिन मुस्कुरा के कोई किहुनी भी मार दे तो उस मुस्कुराहट में कुछ अलग होता है। तो हमको ज्यादातर लोग मुस्कुराते तो थे, लेकिन बगल वाले को तो हमको समझ में आता था कुछ न कुछ मामला, लेकिन हमारे अंदर एक ही चीज था, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। पूरे दिन घूमते रहे, खूब एक्साइटेड रहे। हमको लगता था कि कुबेर का खजाना मिल गया हो। कई लोग कमेंट पास करते थे, हाँ हाँ बहुत बड़ा इनकम आया है, अब तुम करोड़पति बन जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमको नहीं पता था कि मेरे साथ जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन हम एक्साइटेड बहुत थे 240 को देख के। और इसी एक्साइटमेंट में रात को मेरे ग्रेट अपलाइन का फोन आता है, रेस्पेक्टेड डी कुमार सर, एक बार उनके लिए थैंक यू। उन्होंने फोन किया और हम दिन भर के जोश में तो थे ही, उसी जोश में बोले सर 240 आया।